चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचने की संभावना है। इसलिए सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कई स्तरों पर योजना बनाई गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए अलग अलग मार्ग तय किए गए हैं, पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है और मंदिर परिसर के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए पेयजल, चिकित्सा सहायता और यातायात नियंत्रण जैसी व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि सभी भक्त शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से माता के दर्शन कर सकें। बाराबंकी में आयोजित एक जनसभा के दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया कि जब वह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान उनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर एक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं हो पा रही है तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। अपने संबोधन में उन्होंने सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार और लोगों को समय पर न्याय न मिलने की समस्या का भी मुद्दा उठाया। कांशीराम जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने बहुजन समाज से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की होती है और यदि समाज एकजुट होकर मतदान करेगा तो सत्ता हासिल करना संभव है। उन्होंने लोगों से राजनीतिक रूप से जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए आगे आने का आह्वान भी किया। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की तैयारियां अब तेज होती दिखाई दे रही हैं। इसी क्रम में लखनऊ की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घरेलू मैदान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ पहुंच गई है। टीम के कप्तान ऋषभ पंत के नेतृत्व में खिलाड़ी सोमवार से नियमित अभ्यास सत्र की शुरुआत करेंगे। अभ्यास के दौरान टीम के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी अनुभवी प्रशिक्षकों टॉम मूडी और जस्टिन लैंगर के पास रहेगी। टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी एडन माकरम और ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला मिशेल मार्श जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके साथ ही युवा खिलाड़ियों अर्जुन तेंदुलकर और अब्दुल समद को भी टीम में मौका मिला है। अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के संतुलित संयोजन के साथ टीम इस बार पहली बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस बदलाव के तहत अधिकारी रवीना त्यागी को राजधानी में यातायात व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी देते हुए पुलिस उपायुक्त यातायात बनाया गया है। वहीं अधिकारी कमलेश कुमार दीक्षित को उनके वर्तमान पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। इसके अलावा वर्ष 2018 बैच के अधिकारी अनिल कुमार यादव को राजधानी में अपराध से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए पुलिस उपायुक्त अपराध की जिम्मेदारी दी गई है। आजमगढ़ के रहने वाले अनिल कुमार यादव अब लखनऊ में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम संभालेंगे। प्रशासन का कहना है कि यह बदलाव पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के उद्देश्य से किया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन में महिलाओं की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत वे महिलाएं होती हैं जो गांव-गांव जाकर लोगों के बीच काम करती हैं और समाज से सीधा संवाद बनाती हैं। अपने संबोधन में उन्होंने सभी पदाधिकारियों और अध्यक्षों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि संगठन में कार्य करने वाली ये दीदियां ही पार्टी की वास्तविक शक्ति हैं। यही महिलाएं घर घर जाकर लोगों तक विचार और योजनाएं पहुंचाती हैं और संगठन की जड़ों को मजबूत करती हैं। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं के सम्मान और उनके योगदान को समझना हर पदाधिकारी की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी सक्रिय भागीदारी से ही संगठन मजबूत और प्रभावी बनता है। उधर उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए मदिरा दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रदेश के आबकारी विभाग ने बताया कि कुल 1793 दुकानों के आवंटन के लिए ई लॉटरी प्रणाली लागू की जा रही है। इनमें देसी शराब, कंपोजिट मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। विभाग के अनुसार पहले चरण में जिन दुकानों का नवीनीकरण हो चुका है, उन्हें छोड़कर बाकी दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से ई लॉटरी के जरिए चयन किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस तकनीकी व्यवस्था से किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम होगी और आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मतदाताओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के एक नेता ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मुस्लिम समाज को केवल चुनावी समय में याद करना
और उसे राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना अब बंद होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि अल्पसंख्यक समाज को केवल वोट बैंक की तरह देखने की राजनीति से दूर रहना चाहिए, जबकि अन्य दलों का मानना है कि यह बयान केवल राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से दिया गया है। इस मुद्दे ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और वोट बैंक की बहस को तेज कर दिया है। दूसरी ओर एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जिसमें पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद एक महिला ने अपनी 6 महीने की मासूम बच्ची को नहर में फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। बाद में महिला को हिरासत में ले लिया गया। महिला के पति का कहना है कि उसकी पत्नी पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थी और इसी कारण उसने यह कदम उठा लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और घटना के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। उधर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संघर्ष का असर अब उत्तर प्रदेश के मीट निर्यात कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण प्रदेश से भेजा गया लगभग 1200 करोड़ रुपए का मीट निर्यात माल समुद्र में खड़े जहाजों पर ही अटका हुआ है। इस स्थिति से अलीगढ़, मेरठ, कानपुर और उन्नाव जैसे जिलों के निर्यातकों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि उत्पादन में लगभग 80% तक गिरावट दर्ज की गई है और कई इकाइयों को अस्थायी रूप से काम बंद करना पड़ा है। इसका सीधा असर मजदूरों पर भी पड़ा है, क्योंकि करीब 5000 श्रमिकों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। नए ऑर्डर नहीं मिलने की वजह से कई निर्यातक अब मुंबई बंदरगाह से अपना माल वापस मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इस उद्योग के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सहायक उप निरीक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा हाल ही में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार लगभग 44,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलने के बाद कई अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र का स्तर सामान्य से मध्यम रहा और जिन विद्यार्थियों ने नियमित तैयारी की थी उनके लिए पेपर बहुत कठिन नहीं था। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि प्रश्न पत्र संतुलित था और अधिकांश सवाल पाठ्यक्रम के दायरे में ही पूछे गए थे। अब परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को परिणाम घोषित होने का इंतजार है, क्योंकि परिणाम के बाद ही चयन की अगली प्रक्रिया शुरू होगी। इधर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय के जांच विभाग से जुड़ा एक दृश्य सामाजिक माध्यमों पर तेजी से फैल रहा है। इस दृश्य में कुछ कर्मचारियों पर ड्यूटी के दौरान मदिरा पीने का आरोप लगाया जा रहा है। दृश्य सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हलचल मच गई है और मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर इस तरह की लापरवाही बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा राजनीतिक प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में पार्टी यदि पिछली बार हारी हुई सीटें निषाद पार्टी को दे दे तो उनकी पार्टी वहां जीत हासिल करके दिखा सकती है। उन्होंने दावा किया कि निषाद समाज का व्यापक समर्थन उनके साथ है और पहले भी उनकी पार्टी ने कई सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही उन्होंने हापुड़ में समाजवादी पार्टी से जुड़े एक नेता के घर से गैस सिलेंडर मिलने के मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कालाबाजारी का आरोप लगाया। संजय निषाद ने यह भी कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता निषाद समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से निकालकर अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल कराना है, ताकि समाज को अधिक अधिकार और सुविधाएं मिल सकें। हमीरपुर जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सुमेरपुर क्षेत्र में जिला पूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए कई स्थानों की जांच की। इस दौरान पथरा गांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक आटा चक्की और इंडियन ग्रामीण गैस वितरक के गोदाम से कुल 250 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज संख्या और वास्तविक सिलेंडरों की संख्या में बड़ा अंतर पाया गया, जिसमें लगभग 230 सिलेंडर कम मिले। अधिकारियों का कहना है कि मध्य पूर्व में चल रहे तनाव को लेकर फैली अफवाहों के बीच कुछ लोग गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल इस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर पदोन्नति की घोषणा की है। सरकार ने प्रांतीय पुलिस सेवा के 47 अधिकारियों को पदोन्नत करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति दी है। पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों की सूची में निशांक वर्मा और तनु उपाध्याय जैसे नाम भी शामिल हैं। शासन का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाना तथा कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। अधिकारियों के पदोन्नत होने से कई जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पुनर्गठन भी किया जाएगा, जिससे पुलिस व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा।